नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। गर्मी बढ़ रही है, मौसम परेशान कर रहा है, कहीं पर तेज़ आंधी के साथ बारिश हो रही है तो कहीं बिजली गिर रही है और कहीं पर लू का प्रकोप लगातार जारी है। इस बीच अच्छी खबर है कि मानसून आ रहा है, लेकिन मैं इस वीडियो में बात मानसून और मौसम की नहीं करूँगा। इस वीडियो में बात करूँगा आम आदमी पार्टी की, जो कि चुनावी गर्मी में, चुनावी चर्चा में इस समय काफ़ी बढ़त बना रही है और नैरेटिव सेट करने में अरविंद केजरीवाल का कोई सानी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने जब पार्टी बनाई थी 2012 में, उस दौरान आप सभी को याद होगा, अगर आपने उस समय आर्टिकल्स पढ़े होंगे, देखे होंगी चीज़ें, तो उस समय आपने देखा होगा कि जब अरविंद केजरीवाल के साथ तमाम दिग्गज लोग, ऐसे लोग जो देश हित की बात करते थे, देश में समानता की बात करते थे, लोगों की बराबरी की बात करते थे, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करते थे और धर्म जाति से ऊपर उठकर जाति में एकीकरण की बात करते थे, तब लोगों को बड़ी उम्मीद पैदा हुई थी कि एक नया व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा आदमी, जो कि राजनीतिक विरासत को आगे नहीं बढ़ा रहा है, किसी परिवारवाद, वंशवाद की विरासत की देन नहीं है और किसी ऐसी आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं है जिसे लेफ़्ट या राइट कहा जाए या सेंटर कहा जाए। एक नया विचार है, एक नया समूह है जो देश को एक अलग दिशा में लेकर जाएगा। उम्मीदें बहुत पैदा हुई थी और तमाम जो पढ़ा लिखा मध्यम या निम्न मध्यम वर्ग परिवार था, पूरे भारत का, शहरों से लेकर गांवों तक, अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के रूप में, अन्ना हज़ारे के आंदोलन के रूप में एक बड़ी उम्मीद की किरण दिखाई दी थी, जब देश भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों का सामना कर रहा था, जब संपर्क अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम समय पूरे कर रही थी। लेकिन दुर्भाग्य से वो आम, जो निम्न मध्यवर्गीय परिवार था, जो पढ़ा लिखा समूह था देश का, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी, वो उसके हाथ अब निराशा लगी है। निराशा इसलिए लगी है क्योंकि पिछले तकरीबन 12 सालों के अपने राजनीतिक करियर में, मुख्य धारा की राजनीति के करियर में, अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को अपने ऊपर एक पलटू राम का तमगा लगा लिया है। आपने देखा होगा, उन्होंने जितने बड़े दावे अपने सीने को ठोक कर किए थे, उन सारे दावों को अपने पैरों के तले रौंद दिया। चाहे वो राजनीतिक दल न बनाने की बात हो, चाहे वो मुख्यमंत्री बनने के बाद बड़ी गाड़ी या गाड़ियों का काफिला, सुरक्षा, बड़ा घर न लेने की बात हो, चाहे परिवारवाद को राजनीति से दूर रखने के वादे की बात हो, सारे जो बड़े दावे थे उनको धो दिया। कुमार विश्वास एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, मैं किसी का बहुत आंख मूंद कर ना तो फॉलोअर हूँ और ना ही किसी का बहुत आंख मूंद कर विरोधी हूँ। मैं चाहता हूँ कि चीज़ें हम सही परिप्रेक्ष्य में देखें, ये मेरा दृष्टिकोण है और इसी वजह से मैं कुछ वीडियोज़ के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। किसी एक पार्टी का समर्थक हो सकता हूँ, लेकिन उसके लिए अलग कारण है, उसके लिए फैक्टर हैं और तथ्यों के साथ बात कर सकता हूँ। कुमार विश्वास कहते हैं कि जो पहले से राजनीतिक दल थे, जो नेता थे, वो कभी डंके की चोट पर नहीं कहते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हम पूरी व्यवस्था को बदलने आए हैं। वो इस सिस्टम का हिस्सा थे। उनके बारे में देश ये मानता था, जानता था कि ये भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, इनकी शरण में भ्रष्टाचारी पनपते हैं, अपराधी और आतंकवादी पनपते हैं, वो सब जानते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सीना ठोक कर कहा था कि वो देश से भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करके आम लोगों को उनके हक दिलाएंगे। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल आज जब भ्रष्टाचार में डूबे नजर आते हैं, तब उन पर सवाल उठते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं 2-3 बातें करूंगा। एक तो स्वाति मालीवाल का मसला, जो कि जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल के विपक्षियों को, चाहे वो बीजेपी हो या जो दूसरे भी विरोधी लोग हैं, राजनीति में हो या ना हो, बोलते हो, उनको एक मौका मिल गया है। लेकिन मैं इस पर छोटी सी लाइन बोलूँगा। स्वाति मालीवाल कल यानी 13 मई को अरविंद केजरीवाल के आवास पर, मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचती हैं और गेस्ट हाउस, जो उनका ड्राइंग रूम है, वहां पर बैठी रहती हैं, इंतज़ार करती रहती हैं। विभव कुमार का, जो कि अरविंद केजरीवाल का सहयोगी है, कभी रहा था, उसे हटा दिया गया था, वो वहां आता है, उनके साथ कहासुनी होती है और मारपीट होती है। शायद मारपीट किस लेवल की हुई है, क्या हुआ है, नहीं पता। उसके बाद वो स्वाति मालीवाल पुलिस को फ़ोन करती हैं, 112 नंबर पर। पुलिस आती है, कार्रवाई होती है, कहती हैं कि मैं लिखित में कंप्लेन दूंगी, कार्रवाई करूंगी, एक्शन लूंगी। लेकिन अभी तक पुलिस को उन्होंने लिखित में कोई कंप्लेन नहीं की है। इसमें दिलचस्प बात यह है
कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने 1.5 दिन का समय ले लिया अपना पक्ष रखने के लिए। और कौन आता है? संजय सिंह कैमरे के सामने आते हैं, कहते हैं इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। मतलब 1.5 दिन में उन्होंने तय किया कि जनता को हमें ये बोलना है। तो भोले भाले लोगों, अरविंद केजरीवाल का जो मायाजाल है ना, उसमें उलझते जा रहे जो लोग हैं, 200 यूनिट फ्री बिजली, 600 लीटर मुफ्त पानी या बाकी जो वादे हैं, इन वादों की हकीकत को समझना बेहद ज़रूरी है। अब बाकी बात करूंगा उनके वादों की, उनकी गारंटियों की, जो लोकसभा चुनाव के 2024 के घोषणा पत्र में उन्होंने किए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो हम देश में बहुत कुछ बदलाव करेंगे। छोटी छोटी लाइनें पढ़ूंगा। पहली है, देश को फ्री बिजली देंगे। फ्री मतलब पूरे देश को नहीं देंगे, गरीबों को देंगे 200 यूनिट। इसके लिए 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कहाँ से आएंगे भगवान जाने। और कहीं पावर कट भी नहीं होगा, ये भी बड़ी बात है। मतलब थर्मल पावर प्लांट जो हैं या बाकी हाइड्रो पावर प्लांट हैं, सारे प्रोजेक्ट को ये उतना पर्याप्त कह सकते हैं कि कोयला या ईंधन उपलब्ध कराते रहेंगे, जिससे टरबाइन चलती रहे, जिसमें तापीय विद्युत घर जो है विद्युत उत्पादन करते रहें। सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा वादा है और इसके लिए राज्य सरकारें 2.5 लाख करोड़ रुपए, केंद्र सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए देगी। घर, गांव, मोहल्ले में सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे। वाह, मतलब इतने मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं ये। देखते रहिए आप आराम से। ज़रा सोचिए कि 5 लाख करोड़ रुपए ये कहाँ से आएंगे। आप समझ रहे हैं, बहुत छोटी मोटी रकम नहीं है। भारत 1000 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था नहीं है। सच से मुंह चुराकर या आईने से मुंह चुरा करके आप झूठे वादों में अगर उलझेंगे तो निश्चित तौर पर देश को एक अच्छी दिशा में ले जाने में बहुत कठिनाई होगी। जहाँ तक स्कूलों की बात है कि दिल्ली का स्कूल मॉडल बहुत बेहतरीन रहा है। मैं जहाँ रहता हूँ उसके ठीक सामने एक सरकारी स्कूल है। अगर सुबह से लेकर रात तक उसके सामने मैं मोबाइल लगा के, कैमरा लगा के रख दूँ, आप अगर उस पूरे दिन भर की कवायद को देख लेंगे तो आप अपना माथा पीट लेंगे। दिन भर स्कूल के क्लासरूम से लगातार शोर शराबा, हो हल्ला बच्चों का सुनाई देता है। बच्चे बाउंड्री वॉल फांद करके बाहर भागते हैं। बच्चों का बात करने का, बच्चों का आचरण ये आपको बता देगा कि दिल्ली के सरकारी स्कूल, जिनको कि दुनिया भर में प्रचारित करने के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए कि दिल्ली का स्कूल मॉडल, शिक्षा मॉडल देश को बदल देगा, उसकी हकीकत आप जान पाएंगे। देश के हर नागरिक को मुफ्त इलाज दिया जाएगा और सरकारी अस्पतालों की हालत दुरुस्त की जाएगी। हर ज़िले में सरकारी अस्पताल बनाए जाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन बस वही मुंगेरी लाल के हसीन सपने। या पैसा कहाँ से लाएंगे, प्लानिंग क्या है। अग्निवीर योजना बंद की जाएगी और अग्निवीरों को पक्की नौकरी दी जाएगी। अग्निवीर की जो परियोजना है दोस्तों, इसको राजनीतिक विरोध और समर्थन के नज़रिए से न सोच करके दूसरे नज़रिए से सोचिए कि जो भी बच्चा अग्निवीर बनेगा वो एक अनुशासन में रहने वाला देश का सही नागरिक बनेगा। और सिर्फ वो सही नहीं होगा, बल्कि वो अगर अनुशासित रहना सीखेगा तो उसके परिवार के लोग भी अनुशासित होंगे, और उसके परिवार के लोग जब अनुशासित होते हैं तो आसपास का समाज भी प्रभावित होता है। ये पूरे समाज को, पूरी व्यवस्था को बदलने का एक प्रयास था। तो ये अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। इसकी विसंगतियाँ, इसकी समस्या, चुनौतियाँ शायद आपको पता नहीं है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार हो या किसी और पार्टी की सरकार हो, ये देश की राजधानी है और देश में तमाम देशों के, बड़े छोटे जो भी देश हैं, तमाम देशों जिनसे राजनयिक संबंध है भारत के, सभी के दूतावास यहाँ पर हैं और सभी की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता, उनका यहाँ पर आना जाना अक्सर लगा होता है। तो ये एक ऐसा विषय है जो कि केंद्र के दायरे में होना बेहद ज़रूरी है। ये बिल्कुल भी बचकानी बातें हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। और इसके बाद है 1 साल के अंदर 2 करोड़ रोज़गार का इंतज़ाम किया जाएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं अगर आप में से कोई सरकारी नौकरी में है तो बुरा ना माने, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग, जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं हैं, कहीं भी सरकारी डिपार्टमेंट में काम कराने जाते हैं, वहाँ से आने के बाद हमारा जो फीडबैक होता है वो अच्छा नहीं होता है। चाहे सरकारी डिपार्टमेंट की कार्यशैली हो, चाहे रिश्वतखोरी का मामला हो, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। तो आप ये सोचिए कि सरकारी नौकरियों का बढ़ना देश को पीछे ले जाना है।
ये मैं खुले तौर पर कह रहा हूँ। सरकारी नौकरी से देश का उद्धार नहीं होने वाला है और ना ही देश में जितनी बड़ी आबादी को नौकरी या रोज़गार की ज़रूरत है उसको सरकारी व्यवस्था में रोज़गार दिया जा सकना संभव है। इसको आप गंभीरता से सोचिए। भारत 150 करोड़ की आबादी वाला देश है। कितने भी डिपार्टमेंट बना लीजिए और कितने भी आप डिपार्टमेंट में सरकारी पक्की नौकरियां दे दीजिए, उससे देश में रोज़गार की समस्या का समाधान नहीं होगा। ये बहुत मामूली है। समाधान करना है तो स्वरोज़गार और निजी क्षेत्र में रोज़गार सृजन, ये दो बड़े उपाय करने होंगे जो कि वर्तमान सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। दिल्ली और पंजाब की तरह सही मायने में भ्रष्टाचार पर प्रहार किया जाएगा। 100 करोड़ का रिश्वत का मामला जिसमें वो बेल पर बाहर आए हैं, वो भ्रष्टाचार को दिल्ली से समाप्त करने के वादे कर रहे हैं। जीएसटी को पीएमएलए से बाहर किया जाएगा और ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे व्यापारी खुलकर व्यापार कर सकें। सभी कानूनों का सरलीकरण किया जाएगा। पीएमएलए आप जानते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी धन शोधन निवारण अधिनियम है इसका नाम, और इसी के अंतर्गत वो जेल में गए हैं तो उसको हटा देंगे ताकि आगे व्यवस्था आसान हो सके। देश में जितनी ज़मीन पर चीन ने कब्जा किया है उसे वापस लिया जाएगा। इसके लिए सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। अभी तो सेना के हाथ बांधे गए हैं, है ना। सेना का जो मनोबल है पिछले 10 सालों में जितना ऊपर हुआ है डिसीजन लेने के मामले में, आप शायद इस तरह की चीज़ें पढ़ते और सुनते देखते रहेंगे। किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सभी फसलों पर एमएसपी निर्धारित कर पूरे दाम दिए जाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये किया जाना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, चाहे केंद्र में किसी की भी सरकार हो। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, मात्र 22 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कौन इनको प्रधानमंत्री बनाएगा? ममता बनर्जी या बीजू जनता दल के नवीन पटनायक, या फिर दक्षिण भारत की पार्टियां डीएमके, एआईडीएमके, या फिर कांग्रेस या अखिलेश यादव और बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं, तेजस्वी यादव, ये लोग इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। कितने सपने देखते हैं और वैसे ही ये सपने दिखाते हैं। उन सपनों में खोना ठीक नहीं है। आपको एक और उदाहरण दे देता हूँ। दिल्ली यमुना के किनारे बसी हुई है। किसी नदी के किनारे बसा शहर, उसका सौभाग्य होता है कि वो नदी के किनारे बसा है, लेकिन दिल्ली के लिए यमुना दुर्भाग्य बनी हुई है। और इसलिए कि जब आप यमुना पुल से गुजरेंगे दिल्ली के क्षेत्र में, तो आपको नालों से भी ज़्यादा सड़ी हुई बदबू आएगी, जिससे आपको सांस लेना आपके लिए मुश्किल होगा। यानी जो सौभाग्य था उसे दुर्भाग्य में हमारी व्यवस्थाओं ने उसको बदला है। उसके लिए यही जिम्मेदार नहीं है। ये जिम्मेदार किस लिए हैं, ये बताता हूँ आपको। यमुना नदी को साफ करने के लिए केंद्र सरकार से तमाम परियोजनाओं के अंतर्गत सैकड़ों करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को मिले। दिल्ली सरकार के अपने बजट में यमुना की सफाई के लिए इस पर बहुत पैसे खर्च हुए। बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें, क्योंकि लोगों को लगा था भाई एक आईआईटीएन जो कि आईआरएस रहा है, जो पढ़ा लिखा, इतना पढ़ा लिखा है कि कोई लिमिट नहीं, वो जो है निश्चित तौर पर यमुना को साफ कर देगा। यमुना को गुजरात की साबरमती नदी जैसा हम क्यों नहीं बना सकते कि दोनों तरफ प्लेटफॉर्म है, यमुना नदी में बोटिंग हो रही है और बड़े पैमाने पर टूरिस्ट हब बन रहा हो यमुना का दोनों किनारा। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि साल दर साल सिर्फ वादे और दावे हैं। तो झूठे ट्रैप में फंसने की बजाय अपनी अकल लगाइए, दिखावे पर मत जाइए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर कोई आम आदमी पार्टी का सपोर्टर है तो बुरा ना माने। अपनी सोच और अपने विचार, अपने समर्थन को एक साइड रख करके तर्कों के आधार पर कसौटी पर कसने की कोशिश कीजिए और उसके बाद तय कीजिए कि क्या सही है, क्या गलत है। हाँ, 5वें चरण में मतदान करने ज़रूर जाइए। 6ठे और 7वें चरण में भी जो लोग मतदान करने वाले हैं अपनी तैयारी कर लें। मतदान करना बेहद ज़रूरी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और जानकारियाँ या चर्चा ठीक लगे तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया।